नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति के भाग प्रथम में अपन ने राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली थी और दूसरे भाग में अपन ने राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के चरणों पर चर्चा की थी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा। तो आइए मेरे साथ अपन राष्ट्रपति की एक एक शक्ति के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले अपन इस पर बात करेंगे। तो आप सभी हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। और राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की सामान्यतः शक्तियां होती है। एक तो होती है सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्यकालीन, और एक होती है आपातकालीन। आपातकालीन, एक तो सामान्यकालीन और एक आपातकालीन शक्तियां होती है। अगर अपन बात करें सामान्यकालीन शक्तियों में तो ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कार्यपालिका शक्ति पर। कार्यपालिका, कार्यपालिका शक्ति। दूसरी होती है विधायी, विधायी शक्ति। तीसरी न्यायिक, और चौथी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो सामान्यकालीन शक्तियां कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां होती है। जबकि आपातकालीन की बात करें तो आपातकालीन शक्तियां जो है ये कहां से ली गई है, भारतीय संविधान में तो जर्मनी से ली गई है। और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की होती है। तो इसमें अपन आर्टिकल 3 आर्टिकल की बात करेंगे बेटा। एक तो है आपके, एक तो है अनुच्छेद 352, और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। एक दूसरी है अनुच्छेद 356, और इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति शासन। और तीसरी है अनुच्छेद 360, और यह है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, आपात, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक सैन्य शक्ति और होती है, सैन्य शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्ति होती है। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात लगाता है, कब लगाता है राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाता है। कैसे लगाता है अपन विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन पर बात की गई है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात पर बात की गई है, और एक सैन्य शक्ति इस पर इसके साथ और क्या होती है, अलग से होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास ऐसा प्रश्न आया हुआ कि कौन किस प्रकार की शक्तियां होती है, तो कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, वित्तीय, आपातकालीन और सैन्य, ये इस प्रकार की जो है राष्ट्रपति के पास क्या होती है, शक्तियां। तो सबसे पहले अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्यपालिका शक्ति पर। तो आइए मेरे साथ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अपन आगे चलते हैं। ले लीजिए एक बार। तो साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज अपन बात करने वाले कार्यपालिका शक्ति पर। आइए, कार्यपालिका शक्ति। पहली शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं अपन। कार्यपालिका शक्ति। देखो, कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करें
तो सबसे पहले बात करें तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान, नाम मात्र का प्रधान कौन होता है बेटा, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। प्रश्न है कि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो वास्तविक शक्ति होती है कार्यपालिका की पीएम के पास। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। लेकिन आर्टिकल अनुच्छेद 53 में ये लिखा हुआ है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। यानी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित बताई गई है, राष्ट्रपति में निहित बताई गई है। किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत। अगर अपन बात करें तो कार्यपालिका में ऐसा बताया गया है, ऐसा लिखा है, अपन ने सरकार के अंग भी पढ़े थे और वहां पर मैंने आपको समझाया भी था कि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद है और अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का पद है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 74 की बात करें, यहां पर एक यहां पर आप नोट लगा के समझ सकते हैं। देखो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में यह बात लिखी हुई है, क्या बात लिखी हुई है कि जो है प्रधानमंत्री पीएम के सहयोग के लिए, पीएम व राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। कौन होगी, मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो एक बात तो यहां पर यह तय हो गई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी पीएम की नियुक्ति भी कौन करता है, पीएम की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। और पीएम के कहने पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की भी क्या करता है, यानी मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर उसके मंत्री परिषद की नियुक्ति भी कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति करता है। तो यहां पर अनुच्छेद 74 में तो ये बात लिखी हुई है कि भाई पीएम व राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होगी। लेकिन इस व्यवस्था में यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा एक संविधान संशोधन किया गया था, संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह बात लिखी गई है कि जो यानी जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य होगा। क्या बात लिखी हुई है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह बात तय की गई कि भाई राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य होगा। लेकिन इसी बात को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे वापस ऐसा संशोधन किया गया इसमें कि भाई राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य होगा, लेकिन उसे पुनर्विचार हेतु यानी जो मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह है उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु मंत्री परिषद को वापस भेज सकता है। लेकिन अगर मंत्री परिषद दोबारा अगर राष्ट्रपति को यह सलाह मानने हेतु कहे तो उसे मानना होगा। तो ये दोनों संविधान संशोधन भी आपको ध्यान रखने, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये बात याद रखनी है आपको कि मंत्री परिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य होगा राष्ट्रपति। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये कहा गया कि मंत्री परिषद की सलाह मानेगा, लेकिन वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन पुनः मंत्री परिषद के कहने पर उसे माननी ही पड़ेगी। तो ये बात तो ये याद रखनी है आपको। तो एक बात तो ये होगी, कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, पीएम के पास। लेकिन अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर उसके मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति। और कौन कौन से जो है पदों पर नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो उन पर भी बात करते हैं अपन। आगे चलते हैं अपन। तो देखिए
राष्ट्रपति एक महान्यायवादी, महान्यायवादी। आर्टिकल 76(1), आर्टिकल 76(1) के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी, महान्यायवादी की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और ये महान्यायवादी कौन होता है, तो केंद्र सरकार का एक न्यायिक सलाहकार होता है महान्यायवादी, जो सर्वोच्च पद पर होता है, न्यायिक व्यवस्थाओं का सर्वोच्च पद होता है जिस पर ये आसीन होता है, और केंद्र सरकार का ये क्या होता है, न्यायिक मामलों में सलाहकार होता है। तो इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, अनुच्छेद 76(1) के तहत तो राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में न्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी जो है ये वर्तमान में अपने भारत के क्या है, महान्यायवादी है। जबकि एक अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति केग या इसे अपन यूं कह सकते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, या अपन इसे यूं भी कह सकते हैं नियंत्रक, हिंदी में अपन बात करें तो इसे यूं कह सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति केग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और वर्तमान में ये कौन है अपने भारत के, तो वर्तमान में है ये गिरीश मुर्मू, गिरीश मुर्मू जो है वर्तमान में अपने भारत के क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, जो कि भारत सरकार के लेखा जोखा का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रपति प्रमुख आयोग का गठन भी करता है। प्रमुख आयोग का क्या करता है, ये गठन करता है। कौन कौन से आयोगों का गठन करता है उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो आप आगे चलते हैं अपन। प्रमुख आयोग, राष्ट्रपति के द्वारा गठित आयोग कौन कौन से हैं, तो एक इंडेक्स के माध्यम से समझ लेते हैं अपन प्रमुख आयोग कौन कौन से हैं जिनके बारे में आपको अन्य जानकारी भी होनी चाहिए। तो एक इंडेक्स तैयार करते हैं अपन। देखो आयोग स्थापना, उससे रिलेटेड अनुच्छेद, प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और अध्यक्ष के अलावा सदस्य, इन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आयोग की। सबसे पहला आयोग लेते हैं अपन यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, 1926 में। ठीक है, एक अधिनियम आया था, आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो उसी अधिनियम के तहत ली कमीशन बिठाया गया था। इसी ली कमीशन 1923 में, इसी ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में एफपीएससी यानी फेडरल, पहले यू की जगह क्या था, एफ था, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे 1926 में इसके अध्यक्ष बने थे सर रोज बारकर। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें 1950 में इसका नाम बदलकर, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, यूपीएससी कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। और 1950 में इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे आर एन
बनर्जी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का क्या है, वर्णन है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी। मनोज सोनी वर्तमान में इसके क्या है बेटा, अध्यक्ष है। अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने होते हैं यूपीएससी में, तो 10 होते हैं। जिस प्रकार से अपने आरपीएससी में कितने होते हैं, 7 होते हैं अध्यक्ष के अलावा, बाकी कितने टोटल 8 होते हैं। उसी प्रकार से यूपीएससी में कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। दूसरे आयोग की बात करें तो दूसरा आयोग है आपके राष्ट्रीय वित्त आयोग, और इसकी स्थापना हुई थी आपके 1951 में, ठीक है। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, तो प्रथम अध्यक्ष थे इसके आपके केसी नियोगी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, तो वर्तमान में राष्ट्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष है आपके, अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान में आप ध्यान रखें कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 16वां वित्त आयोग चल रहा है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी, तो अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। और इन्होंने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह का क्या लिया था, स्थान लिया था। और राष्ट्रीय वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा, तो 4 होते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और इसका स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को आपको पता हो तो अपन मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का क्या है, वर्णन है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सर शरत कुमार समाप्रार्थी में सुकुमार सेन इसके प्रथम क्या थे, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में श्री राजीव कुमार, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, श्री राजीव कुमार वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष है। और इसमें अन्य कितने, 2 आयुक्त होते हैं, यानी एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी या आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं इसके अंदर। तो ये इसके अलावा और भी जो है कुछ आयोगों का और भी गठन करता है, कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी उनको भी मैं बता ही देता हूँ। तो इसके अलावा और कौन कौन से आयोग है, तो उनका भी आप ध्यान रखें। एक जैसे राजभाषा आयोग, एक अनुसूचित जनजाति आयोग, एक अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। इन सभी आयोगों का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा और बात करें अपन तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है। यानी अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। यहां पर एक बात आप और याद रखें, एक चीज और याद रखें आप, अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति राज्यों के हाई कोर्ट, HC का मतलब हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के सीजे का मतलब चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 239 के राज्यों के जो है
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखें आप यहाँ पर, जो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य यानी केंद्र शासित, समझने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की सलाह से, राज्यपाल की सलाह से उपराज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की सलाह से मुख्यमंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात, क्योंकि आपने अब तक ये पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी राष्ट्रपति वहां के उपराज्यपाल की सलाह से जो है मुख्यमंत्रियों की क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। तो आपको कार्यपालिका शक्ति के बारे में समझ में आ चुका होगा। तो ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति थी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।